तो आज बायोलॉजी में हम लोग वंशागति के विविधता का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे मेंडल्स ने दिया था। मैट्रिकुलेशन में भी था थोड़ा सा, ये +2 लेवल का है। हालांकि जानकारी विस्तृत मिलेगी तो आप दोनों टेकअप कर सकते हैं। मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स लॉ में मेंडल एक मठ के पादरी थे, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान के। कुछ दिनों तक पादरी का काम किए, उसके बाद छोड़ दिए। उन्होंने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया, उनके मरणोपरांत इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा, कोरेंस के द्वारा, कि उनका सोच क्या था। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग शुरू क्यों किया। ऐसा इसलिए कि मटर के पौधे पर पहले भी प्रयोग हुए थे। दूसरा, मटर के पौधे कम समय में उग जाते हैं, हर मौसम में मिलते हैं और अलग अलग वैरायटी उपलब्ध है। आंतरिक संरचना की बात करें तो मटर के किसी एक गुण का वाहक जो जीन होता है, वो किसी एक गुण का वाहक अलग जीन था। ऐसा नहीं था कि कोई एक गुण एक ही जीन पर डिपेंडेंट हो, दो अलग अलग जीनों पर डिपेंडेंट हो। किसी खास गुण का वाहक कोई खास जीन था, इससे अध्ययन में सुविधा मिलती चली गई। अब बड़े पौधे पर अगर कोई प्रैक्टिस करे तो क्या होगा। अब एक जनरेशन बीत जाएगा तो आम का दूसरा फसल आएगा, तो काफ़ी लंबा टर्म है। मटर के पौधे 3 महीने में ही पूरे हो जाते हैं, उनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है, तो 3 महीने के बाद फिर से निषेचन किया जा सकता है। तो मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया। तो सबसे पहला सवाल होता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग क्यों शुरू किया। आसानी से उगते हैं, कम समय में तैयार हो जाते हैं, पहले भी प्रयोग किए गए थे, अनेक वैरायटी उपलब्ध है, अलग अलग गुणों का वाहक अलग अलग जीन है। ये तो उसका कारण हो गया। सफलता का कारण क्या रहा, तो फिर वही कहानी कि भाई कम समय में उग जाता है, अलग अलग गुण अलग अलग जीन पर मौजूद हैं, इसलिए आसानी से सफलता मिल गई। तीसरा कारण कि जो भी गुणों में विश्लेषण किया गया वो मैथमेटिकल तरीके से तर्क शक्ति के आधार पर एक्सप्लेन किया गया, तो समझना आसान हो गया। तो ये सारी सुविधाएं दी गई मेंडल्स के द्वारा, जिसके तहत आसानी से मटर के पौधे का सहारा लेके वंशागति के विविधता के सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो मेंडल ने क्या किया कि मटर के पौधे पहले लंबे और छोटे पौधे को चुना। एक पौधा लंबा, दूसरा पौधा छोटा। तो इससे पहले एक बात सोचना होगा कि जीन की वंशागति के बारे में बात करें तो जीन कौन सा होता है, जीन क्या है। क्रोमोसोम पर स्थित होता है जीन, जो किसी खास गुण का वाहक होता है, वो जीन है। दूसरा, अलील किसे कहते हैं, तो अलील वह है जो किसी खास गुण का वाहक करने वाला जीन का जोड़ा अलील कहा जाता है। अब इसके बाद अलील के साथ ही प्रभावी गुण की बात की जाए और अप्रभावी गुण की बात की जाए तो प्रभावी गुण किसे कहते हैं, अगर 2 अलग अलग प्रजाति के पौधे को क्रॉस कराया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाए, पॉलिनेशन पिछले क्लास में चला था, तो क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा तो जो गुण उस पर दिखाई दे उसे प्रभावी गुण कहते हैं। और प्रभावी गुण को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। लेकिन दोनों का गुण शामिल हो, लेकिन जो गुण प्रभावी ना हो, जो दिखाई ना दे, उसे छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। अब कौन सा गुण दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देने वाले गुण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के प्राप्त हुए, तो जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे के प्राप्त होता है उसे कहते हैं फेनोटाइप अनुपात। और जो जीन का संरचना स्पष्ट करता है उसे कहते हैं जीनोटाइप अनुपात, कि आंतरिक संरचना में क्या बदलाव आया होगा। तो उसे मैथमेटिकल तरीके से आराम से समझ सकते हैं तर्क शक्ति के आधार पे। तो मेंडल ने पहले काम किया कि शुद्ध प्रजाति के मटर के पौधे को चुना, 2 अलग अलग पौधे को चुना, दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन कराया, मतलब इस फूल का परागकण इसके स्टिग्मा के पास, इसका परागकण उसके स्टिग्मा के पास। तो जो पहले बार जो उसे हाइब्रिड पौधे मिले, जो दोनों के गुण जिसमें शामिल थे, उसे कहा F1 पीढ़ी, मतलब पहली पीढ़ी। फिर F1 के पौधे को फिर से क्रॉस कराया तो बना F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, F1 और F2। अब दूसरी पीढ़ी के में जाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, इसको ऐसे मौखिक तौर पर नहीं निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहला बात कि मेंडल ने लंबे पौधे को चुना। मटर के पौधे कैसे थे, लंबे, तो जिस जीन के कारण पौधे लंबे थे उस जीन को कहा गया टीटी। ये अलील हो गया, एक जोड़ा जीन का, इस जीन के कारण ही वो पौधा लंबा था।
और एक ये देखिए लंबा पौधा है और एक पौधा था छोटा, बौना जिसे कह सकते हैं आप। तो वो छोटा क्यों था? क्योंकि उसमें ये दो छोटे टी वाले जीन थे। तो दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, यानी इसका पोलन और उसके स्टिग्मा के पास। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने पर पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, एक जीन इधर से और एक जीन इधर से, दोनों का गुण शामिल हो गया। लेकिन फिर वही बात, प्रभावी कौन है? बड़ा अक्षर। अप्रभावी कौन है? छोटा अक्षर। तो प्रभावी गुण कैपिटल टी है। कैपिटल टी किसका सूचक है? लंबा का। तो ये पौधा लंबा साबित हुआ। सारे के सारे पौधे पहले जनरेशन में लंबे थे, एक भी पौधा छोटा नहीं था। तो मेंडल ने सोचा कि छोटा का गुण गया कहाँ? क्या फिर अगली बार क्रॉस करा के देखते हैं। सारे पौधे लंबे हैं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है जब फेनोटाइप अनुपात है तो ये तो लंबा है। जीनोटाइप अनुपात की बात करेंगे तो इसमें जीन का संरचना देखिए, तो आधा गुण लंबे का है, आधा गुण छोटे का है, 50-50%। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो प्रभावी गुण, जो नहीं दिखाई दे रहा है अप्रभावी गुण। फिर उन्होंने कहा कि एक बार और इसको दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं, F2 पीढ़ी में। तो आसानी से सीखने के लिए इसी पौधे को इसी पौधे से क्रॉस कराया गया। तो क्या हुआ भाई? आप ध्यान दें, आप इनको स्वयं क्रॉस कराएंगे तो कितने पौधे प्राप्त होंगे? तो मैथ के प्रोबेबिलिटी के अनुसार हम निकाल लेते हैं। टी में टी से गुना कीजिए, एक ये हो गया। यानी कि देखिए इसमें छोटा टी नहीं है, इसका मतलब ये पौधा शुद्ध रूप से लंबा है, इसमें छोटे का गुण नहीं है। फिर इस टी को इस टी से गुना कीजिए, ये पौधा लंबा तो है लेकिन इसमें छोटे का गुण भी है। फिर इसमें इससे गुना कीजिए तो कैपिटल टी है, छोटा टी भी है। इसमें ये पौधा लंबा है लेकिन आधा गुण लंबे का है और आधा गुण छोटे का है, जीन के संरचना के अनुसार। फिर इन दोनों को गुना करें तो देखिए एक छोटा पौधा आ गया। पहले पीढ़ी में एक भी छोटा पौधा नहीं था, इसी पौधे को इसी से क्रॉस कराया गया तो दूसरी पीढ़ी में छोटा पौधा आ गया। तो इसको कहा मेंडल्स ने पृथक्करण का नियम। मतलब कि कोई गुण अगर किसी वंश में, किसी भी ऑर्डर में, किसी पीढ़ी में हो तो उस गुण का विनाश नहीं होता, वो गुण खत्म नहीं होते। एक ना एक जनरेशन में, अगले ना अगले पीढ़ी में स्पष्ट नजर आते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, रहते हैं, सामने आ जाते हैं। तो दूसरे पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात क्या है? फेनोटाइप अनुपात किसे कहते हैं? ये एग्जाम में आता है। जो तुमको या आपको दिखाई दे रहा हो, जो आपको दिखाई दे रहा हो वो फेनोटाइप अनुपात है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा छोटा है, तो 3:1। जबकि जीनोटाइप अनुपात किसे कहते हैं? जो जीन का संरचना स्पष्ट करता हो। तो जीनोटाइप अनुपात में देखिए एक पौधा शुद्ध लंबा है, 2 पौधा लंबा तो है लेकिन उसमें छोटे का गुण है, और एक पौधा शुद्ध रूप से छोटा है। यह है आपका फेनोटाइप अनुपात, यह है आपका जीनोटाइप अनुपात। क्लियर? इसको नोट कर लेंगे। ये तो एक जीन की वंशागति है। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, 2 नियम मेंडल ने दिया कि जो गुण प्रभावी होगा वो दिखाई देगा, जो प्रभावी नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। इस एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसको। मोनोहाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों पौधे में एक एक गुणों का ध्यान में रखा गया, एक एक गुण, एक लंबा था एक छोटा था। तो इसके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिया। प्रभाविता का नियम कहता है कि जो गुण प्रभावी होगा वो दिखाई देगा, जो प्रभावी नहीं होगा वो दिखाई नहीं देगा। दूसरा पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, कि मतलब कोई गुण किसी पीढ़ी में है तो वो खत्म नहीं होता। मान लिया जाए कि इस जनरेशन में सामने नहीं है तो अगले जनरेशन में सामने आ सकता है। इसके बाद उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, द्विसंकर क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया कि 2-2 गुणों को ध्यान में रखा गया, 2 गुण को ध्यान में रखा गया कि 2-2 गुण एक साथ सोच के चलते हैं कि इसमें क्या बदलाव आता है, तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। इसमें जैसे मेंडल ने गोल और पीला मटर का बीज लिया, गोल और पीला, तो जिस जीन के कारण गोल था, जिसे अलील कहते हैं, उसे कैपिटल R लिख दिया गया। इसी 2 जीन के कारण मटर का बीज गोल था। पीला क्यों था? Y के कारण।
2 वाई गुण, वाई जीन है, अलील है, एक जोड़ा अलील। इस जीन के कारण मटर का बीज का रंग पीला था। जैसे कि बाजार में हम लोग खरीदते हैं तो गोल और पीला बीज मिलता है, लेकिन घर में गांव में जब बोते हैं जो हरा वाला मटर है वो चिपटा होता है और उसका रंग परमानेंटली हरा होता है। तो गोल पीला मटर के बीज वाले पौधे को, ये देखिए 2 गुण हो गए कि नहीं, झुरीदार, झुरीदार हरा। झुरीदार किसको, जो पिचका होता है हरा वाला मटर का पौधा, जिसको हम लोग अपने किसान अधिकांश यही बोते हैं। तो झुरीदार हरा मटर के बीज, यहाँ देखिए फिर 2 गुण लिया गया, एक ही मटर के 2 गुण, यहाँ भी 2 गुण, यहाँ भी। तो इस झुरीदार का जो गुण था वो दूसरे अलील यानी दूसरे जीन के कारण था, उसको हमने छोटे आर से सूचित किया। और जिस जीन के कारण वो बीज हरा था उसे मैंने छोटा वाई दे दिया। इन दोनों छोटे वाई के कारण वो बीज हरा था। गोल पीले वाले बीज के मटर के पौधे को झुरीदार हरा वाले मटर के पौधे से क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया, मतलब इसका पॉलन ग्रेन इसके पास, इसका पॉलन ग्रेन इसके पास। तो पहले पीढ़ी में कैसे पौधे आए, तो ध्यान दीजिए जो पिछली बार किए थे हम लोग, ये एक आर आ गया इधर से, एक आ गया इधर से, दोनों एक साथ मिलेंगे, और एक वाई आ गया इधर से और एक वाई आ गया इधर से। लेकिन मैंने बोला था कि जो कैपिटल लेटर से होता है वो प्रभावी गुण होता है। तो इसमें कैपिटल आर किसका सूचक है, गोल का, कैपिटल वाई किसका सूचक है, पीला का। तो सारे के सारे पौधे गोल पीला बीज वाले मिले, गोल पीला वाले। तो मेंडल एक जगह तो सही हो गया कि यहाँ भी देखिए पहले जनरेशन में एक का गुण गायब हो गया, मतलब एक का गुण प्रभावी हो गया, एक का गुण अप्रभावी हो गया। और जो गुण प्रभावी हुआ वो दिखाई दिया और जो गुण प्रभावी नहीं हुआ वो दिखाई नहीं दिया, अप्रभावी। तो ये पहले जनरेशन का पहली बार जो क्रॉस करा के देखा गया, तो सारे के सारे भी जैसे ही आए। ये हो गया आपका F1 पीढ़ी, पहला जनरेशन, पहली पीढ़ी। अब दूसरी पीढ़ी में फिर से इन्हीं पौधे को इन्हीं पौधे से क्रॉस कराया गया। F1 पीढ़ी में प्राप्त प्लांट को इसी से स्वपरागण कराया गया, इसी पौधे को इसी पौधे से, या इसको स्वयं छोड़ दिया जाए कि स्वपरागण कर ले। तो कैसे परागण करेगा भाई, आर आर वाई वाई गुने आर आर वाई वाई। इसी पौधे को इसी पौधे से क्रॉस कराए। तो दूसरे पीढ़ी में क्या डाटा आता है उसको देखा जाए। दूसरे पीढ़ी में तो फिर से अब इसको आर आर वाई वाई को, आर और वाई को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, छोटा वाई, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई। इतने ही तरीके हैं ना इन चारों को लिखने का। एक बार ये हो सकता है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाए, कैपिटल आर के साथ छोटा वाई जाए। छोटा वाई का मैंने पूंछ घुमा दिया है ताकि लिखावट से आप स्पष्ट समझ लें। फिर छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई। और कोई तरीका है इनको लिखने का, आर और वाई को एक साथ? नहीं है, इतनी ही संभावनाएं बनती है। फिर देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, छोटा वाई, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा आर, छोटा वाई। अब चलिए गुना करके देखते हैं। इन दोनों में गुना कर लें, आर में आर से, दोनों कैपिटल आर आए, इसका मतलब क्या, बीज गोल होगा। दोनों बड़ा वाई आया मतलब पीला भी होगा। ये शुद्ध गोल पीला पौधा मिला। इसका इससे गुना कर दें तो ध्यान दें, गोल है और पीला है। फिर इसका इससे गुना कर दें, गोल है और पीला है। फिर इसका इससे गुना करें, फिर से ध्यान दें, गोल है और पीला है। इसका इससे गुना करें, देखिए गोल है और पीला है। इसका इससे गुना करें, देखिए गोल है लेकिन हरा है। दोनों छोटा वाई आया,
इसका मतलब कि ये गोल तो है लेकिन हरा है, एक नई प्रजाति का पौधा हमें मिल गया। फिर इसका इससे गुना करते हैं तो गोल है, पीला है, ये देखिए गोल है और हरा है। इसका इससे गुना करें, गोल है, पीला है, गोल है और पीला है। यहाँ देखिए तो दोनों छोटे हर आ गए, यानी कि झुर्रीदार है और पीला है। एक फिर नया पौधा आ गया। फिर इससे गुना करते हैं तो ये देखिए झुर्रीदार है और पीला है। अब इसकी बारी, इसमें इससे गुना करें, फिर गोल है और पीला है, ये भी गोल है और ये छोटा वाई आया, मतलब हरा है। हरा है ना जी, छोटा वाई दोनों किसको सूचित करता है? हरा को। फिर इसमें करते हैं, ये देखिए झुर्रीदार आ गया और पीला आ गया। फिर एक नया मिला, झुर्रीदार और पीला, ये अभी तक पौधा नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग लिए थे क्या, गोल पीला, झुर्रीदार और पीला, इसके गुण और इसके गुण एक साथ आ गए। अब इसको देखें, ये झुर्रीदार है और ये हरा है, जिसमें पौधे का अध्ययन करने के बाद इसका फेनोटाइप अनुपात था 9:3:3:1। 9 पौधे गोल पीला, 3 पौधे झुर्रीदार हरा, 3 पौधे गोल हरा, 1 पौधे झुर्रीदार पीला। तो ये मेंडल का दूसरा, इसको नोट करें। इसके बाद मेंडल्स ने इसके आधार पर प्रभाविता का नियम दिया, पृथक्करण का नियम दिया, वो अलग बात है। इसके बाद जीव जंतु मक्खियों पर भी प्रैक्टिस किया गया, तो डाटा सेम आता रहा। तो लोगों ने कहा कि मेंडल्स लॉ सही है, इसके आधार पर किसी भी जीन के, किसी भी जीव के, उसके वंशागति का वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि आगे जीव जंतुओं के अध्ययन में सुविधा करेगा और उनके जातीय संरचना को समझना आसान हो जाएगा। लेकिन बाद में कोरेंस ने माराबिलिस जलाप्पा, बायोलॉजिकल नेम है, जिसे कहते हैं हम लोग देहात में चरबजिया फूल, 4 बजे छोटा छोटा खिलता है, माराबिलिस जलाप्पा फूल पर नया अध्ययन किया। क्या किया भाई? उन्होंने लाल फूल वाले को उजला फूल वाले से क्रॉस कराया। चूंकि फिर से मेंडल नियम को रिवाइज किया जाए तो मेंडल ने कहा था कि 2 जीन एक गुण का वाहक होते हैं, उसे एलील कहते हैं। अगर 2 गुण एक साथ आते हैं तो एक गुण प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा, जिसको हम लोगों ने उनके 2 प्रयोग से हम लोगों ने देख लिया। लेकिन कोरेंस ने इस नियम के बियॉन्ड कुछ अलग दिखाया। कहा कि लाल फूल वाले, माराबिलिस जलाप्पा, चरबजिया फूल, लाल फूल वाले दोनों का जीन आर हो गया, कैपिटल आर। लाल फूल वाले का क्रॉस उजला फूल वाले से किया। लाल फूल वाले का क्रॉस उजला फूल वाले से किया तो देखा कि पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में R और W सारे के सारे पौधे गुलाबी फूल वाले आए। तो कहा तो यहाँ तो लाल भी हावी नहीं है और उजला भी हावी नहीं है। गुलाबी आया क्यों? मेंडल्स लॉ के अनुसार या तो लाल का गुण हावी होना चाहिए था या उजला का गुण हावी होना चाहिए था। दोनों में कोई हावी नहीं हुआ, एक नया गुण आ गया, गुलाबी फूल। तो इसे उन्होंने कहा अपूर्ण प्रभाविता। ना तो इसका गुण प्रभावी है ना उसका गुण प्रभावी है, दोनों का मिश्रित गुण सामने आया। तो फिर सोचा कि फिर ये दोनों के गुण गए कहाँ? तो फिर उसने दूसरे जनरेशन में, F2 पीढ़ी में इसका स्वनिषेचन कराया, स्वपरागण कराया। स्वपरागण कराया यानी कि क्या? गुलाबी का गुलाबी से, RW × RW। तो इसको लिख लेते हैं। तो आप ध्यान दें, अगर हम इसका डाटा तैयार करें ऐसे, तो ऐसे तैयार करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका 4 हिस्सा RW लिख लीजिए भाई, RW लिख लीजिए। क्या होगा? R में R से गुना करेंगे बिल्कुल लाल, R में W से करेंगे गुलाबी, R में W से करेंगे गुलाबी और W में W से करेंगे उजला। मतलब यहाँ पे जो लाल है वो शुद्ध लाल है,
जो उजला है वो शुद्ध उजला है और जो गुलाबी है वो तो मिश्रित है, अपूर्ण प्रभाविता का है। तो यहाँ पर फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अनुपात सेम हो जाते हैं, 1:2:1। फेनोटाइप अनुपात क्यों? हमको क्या दिखाई दे रहा है? लाल फूल, उजला फूल और 2 गुलाबी फूल, ये दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई देता है वही तो फेनोटाइप होता है। और जीनोटाइप की बात करें तो जीन का संरचना देखिए, ये तो शुद्ध लाल है, ये शुद्ध उजला है और ये दोनों मिश्रित है। तो इसका फेनोटाइप और जीनोटाइप दोनों अनुपात 1:2:1 का होता है। क्लियर? नोट करें इसको। तो आज इतना ही देखें। इसके पीछे के क्लास में हम लोग निषेचन को पढ़े थे, पोलिनेशन को पढ़े थे, आज मेंडल्स लॉ को पढ़े हैं। फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिसमें मानव का ब्लड ग्रुप होगा या जीव जंतु और ह्यूमन बॉडी पर मेंडल के वंशागति के विविधता का अध्ययन कैसे किया जाता है उसका डिटेल बताया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।